हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें स्टूडेंट का वो था कि आप हिंदी मीडियम में भी लाएं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है दोनों, ये जो आपके लिए वीडियो है आप देख सकते हैं कि दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो इसलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से है, ये पार्ट में आएगा वीडियोस। ठीक है, तो पहला है इंडियन पिनल कोड की जो एनफोर्समेंट डेट है वो क्या है, तो दैट इज़ 1 जनवरी 1862। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, मैं रीड इंग्लिश में करूँगी। आप चाहे तो इस वीडियोज़ को पॉज करके इसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द क्राइम। तो मोटिव जो है वो यहाँ पे एसेंशियल नहीं है, बट इसका जो रेफरेंस है सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट में दिया है कि मोटिव किस तरीके से एविडेंस एक्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस सेंस में ये इंपॉर्टेंट है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन असेंशियल फॉर द कमीशन ऑफ द क्राइम। तो यहाँ पे भी मोटिव है। हु प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द आईपीसी। तो इसका आंसर है मैकॉले। ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन के थ्रू आईपीसी आई थी, ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिने क्वा नॉन फॉर मेकिंग अ पर्सन क्रिमिनली लाइबल। तो एक्टिस रियस तो होगा ही, मेंस रिया भी होगा, ये मोटिव यहाँ पे आंसर होगा कि मोटिव उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। भारतीय दंड संहिता धारा 1 किस चीज़ से संबंधित है, दैट इज़ शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से है। ठीक है, अ नेशनल ऑफ अ पाकिस्तान फायर्स फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर्स एंड पर्सन विद इन द इंडियन बॉर्डर इज किल्ड। द रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड अदर इंडियन रश एंड ड्रैग द पाकिस्तानी टू द बॉर्डर इंडियन पुलिस स्टेशन। कैन द इंडियन कोर्ट्स ट्राई द अक्यूज। तो इसका आंसर है येस। Read the following. Indian court have the jurisdiction to try crime committed by an Indian in a foreign country. Okay, Indian court have a jurisdiction to try committed by an Indian. Yes, यहाँ पे है, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है। इंडियन कोर्ट डू नॉट हैव अ जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द क्राइम कमिटेड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। ये गलत है क्योंकि उनके पास जुरिस्डिक्शन है, ये इनके पास तो इंट्रा टेरिटोरियल हो जाएगा क्योंकि उनकी ही टेरिटरी में किया गया है। तो इसका आंसर है पहला सही है, दूसरा गलत है। ए हु इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स द मर्डर इन युगांडा, ही इज़ अरेस्टेड इन दिल्ली, ही कैन बी ट्राइड। तो जहाँ पे वो पाया गया है, ठीक है, वहाँ पे उसको जो है ट्राई किया जाएगा। तो दैट इज़ ही विल बी ट्राई इन दिल्ली। ओके, क्रिमिनल 2018 जो क्रिमिनल एक्ट आया था, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, उसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है, तो उसकी एनफोर्समेंट डेट है 21 अप्रैल 2018। नाउ कमिंग टू जनरल एक्सप्रेशन, पुरुष यानी कि यहाँ पे ये जो बात कर रहा है पर्सन की, वो डिफाइन है कहाँ पे, सेक्शन 10 में। इन द इंडियन पिनल कोड द वर्ड वुमेन डोनेट्स। तो यहाँ वुमेन को जो एज स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ये किसी भी एज की हो सकती हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ डिफाइन है, वो सेक्शन 20 में डिफाइन है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो कोशिश करनी है, पहली चीज़ यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शंस को लेके पूछे जा रहे हैं। तो मैंने एक वीडियोज़ में आपको समझाया है ऑलरेडी कि आपको अपना इंडेक्स बहुत प्रिपेयर करके रखना होगा किसी भी एक्ट का। बेयर एक्ट की आपको इंडेक्स की सेक्शंस को या फ़ोटोकॉपी निकाल लीजिए और उसके सेक्शंस को मतलब एटलीस्ट इन अ डे आप उसको एक रीडिंग दीजिए, सो दैट आपके जो सेक्शंस हैं कि किस सेक्शन में क्या है ये आपके टिप पे हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो है, बट जस्ट इट इज़ अ मैटर ऑफ अ डे। आपको एक क्वेश्चन आता है कि इस सेक्शन में क्या है, आपको उस सेक्शन की सारी चीज़ें पता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये नहीं याद आ रहा है कि ये सेक्शन एग्जैक्टली सेक्शन नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे आते हुई चीज़ें गलत हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर कि आपको सेक्शंस याद हो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इसका आइडिया आपको कि कौन सा सेक्शन नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये आपको जितने भी आप MCQ सॉल्व कर ले इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे MCQs लेके आती हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन से क्वेश्चंस सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो अब सीधा कोर्ट ऑफ जस्टिस पूछ लिया, तो दिस इज़ गिवन इन सेक्शन 20।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, म्यूनसिपल कमिश्नर, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एमएलए और एग्जामिनर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर है, देखिए अब इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट एमपी जुडिशरी, तो यूपी और एमपी के क्वेश्चंस ये पब्लिक सर्वेंट के क्वेश्चन पे थोड़े से डिफ़र करते हैं, ठीक है। अगर आप AR अंतुले का केस देखें तो उसमें कहा गया था कि एमएलए जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर ऑफ यूनिवर्सिटी कोई केस था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसमें ये कहा गया था कि उसमें एग्जामिनर ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो पब्लिक सर्वेंट में आता है। बट अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें दोनों पॉइंट दिया। AR अंतुले का ये बात कर रहा है कि एमएलए जो है वो नहीं होते हैं, और इन्होंने एक और केस कोट किया है जो एग्जामिनर ऑफ यूनिवर्सिटी को लेके कहा है कि वो नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे ML C और D दोनों हैं, दोनों ही पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, ये होता है, ये आपका करुणा नदी के केस में कहा गया था। चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सेंसर, ये एक आपका केस था आशा पारेख वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कहा गया था कि ये जो चेयरमैन होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर का, ये जो है आपका पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। सर्वेयर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, ये जो है आपका पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। एम्प्लॉय ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक, ये होता है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, लिक्विडेटर होता है, ये आपका सेक्शन 21 में दिया हुआ है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के फॉर्म में। सिविल जज, ये भी होता है। मेंबर ऑफ द पंचायत असिस्टिंग कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी होता है। सेक्रेटरी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये नहीं है, ठीक है। विच इज़ नॉट द मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22, जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, सॉइल, चेक, ट्री, फिश इन द टैंक। अब यहाँ पे MP का क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ट्री, बट अगर इसको जैसे इंटेंशन की बात, या सॉइल जो होती है, सॉइल इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उस हिसाब से वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है। चेक तो मूवेबल है ही, ठीक है। अब फिश इन द टैंक, वो भी सरफेस, वो जो वाटर है उस पर पाई जाती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी अगर हम देखें तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आ सकती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो ये अब ये डिपेंड करता है कि ये किस सेंस में क्वेश्चन पूछा है। इस तरह के क्वेश्चंस डिफरेंट स्टेट में इसके डिफरेंट आंसर्स आते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी स्टेट का MCQ दे रहे हैं, जो भी स्टेट आप देने जा रहे हैं, आप उसका MCQs देख लें कि इस क्वेश्चन पे उन्होंने क्या आंसर ऑप्ट किया है। तो ठीक है, अब देखिए फिर सीधा क्वेश्चन पूछता है कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस कहाँ डिफाइन है, तो दैट इज स्ट्रेटली इन सेक्शन नंबर 23, ठीक है। रॉन्गफुल गेन का क्या मतलब होता है, कोई भी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ का हम एक अनलॉफुल मीन यानी गलत तरीके से किसी चीज़ को गेन करते हैं, और वो जो प्रॉपर्टी है उसके लिए हम लीगली एंटाइटल्ड भी नहीं है। और रॉन्गफुल लॉस का मतलब होता है कि गलत तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को किसी पर्सन से ले लेना, जिसकी वजह से उस पर्सन को लॉस होता है और वो उसके प्रॉपर्टी के लिए लीगली एंटाइटल्ड है। तो दिस इज़ गिवन इन सेक्शन नंबर 23। तो ये मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट सेक्शंस पे क्वेश्चंस पूछे हैं, सेक्शन नंबर पे क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ के लिए प्री के लिए स्पेशली यू हैव टू मेक श्योर कि आपके सेक्शन नंबर्स तैयार हों। ओके, इन द केस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन सब्सिक्वेंट इंटेंशन मस्ट बी डिसऑनेस्ट, ठीक है, 403 में है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं यूपी जुडिशरी की जो तैयारी करें, आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग्स पे है। ओके, which one of the following is not a valuable security, a copy of a lease, a rent note, a divorce deed of a divorce and a promissory note। तो यहाँ पे जो आंसर है वो copy of a lease is not a valuable security। which one of the following is not a valuable security, the postal receipt in an insured parcel। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। फिर देखिए यूपी, अगर आप यूपी का देखें, जो भी लोग यूपी की तैयारी करें, आप देख सकते हैं कि सीधा सेक्शन पे पूछे हैं, सेक्शन नंबर। तो इस चीज़ को अब क्योंकि अगर जो भी अभी आपकी जल्दी वैकेंसी आने की न्यूज़ है, तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप तैयार रखें, लास्ट मोमेंट पे आपको दिक्कत हो सकती है।
तो इसका जो आंसर है वो है सेक्शन नंबर 33। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर द आईपीसी, तो दैट इज सेक्शन 34 एंड 149 दोनों। 34 बात करता है कि इसकी कॉमन इंटेंशन की, एंड 149 जो है वो कॉमन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉमन इंटेंशन डज नॉट क्रिएट अ, कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं क्रिएट करता है, कोई सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं क्रिएट कर रहा है, वो एक लाइबिलिटी बस बता रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट 149 वो एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है। सेक्शन 34 के लिए क्या फिज़िकल प्रेजेंस की ज़रूरत है, तो जो इसमें एक केस था, जिसमें ये कहा गया था कि फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है वो हर केस में ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये कहें कि फ़िज़िकल प्रेजेंस नेसेसरी है पूरी तरीके से, तो ये भी गलत है। फ़िज़िकल प्रेजेंस इज़ नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेस। फिर है फ़िज़िकल प्रेजेंस इज़ नॉट नेसेसरी, फ़िज़िकल प्रेजेंस इज़ नेसेसरी विद कॉमन नॉलेज। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नाउ एक्स एंड वाई बोथ गोज टू मर्डर जेड, ये बेसिकली पूरा जो आपका जो केस है ये शंकरी टोला वाला जो केस था उसके फैक्ट पे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है और उसके हिसाब से एक्स एंड वाई बोथ आर लायबल। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस जो है 34 पे कौन सा केस है। नानावटी का जो केस था वो आपका सडन ग्रेव एंड प्रोवोकेशन पे है। नेहरेंद्र दत्ता वर्सेस किंग एम्परर, ये भी नहीं है। बरेंद्र कुमार घोष, यही आपका शंकरी टोला केस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें जो लॉर्ड समनर थे इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब बोल रहा, देखिए यूपी का क्वेश्चन है 21, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 की 34 के एसेंशियल्स कौन से नहीं है इसमें। सेवरल पर्सन होने चाहिए, ठीक है, हाँ, दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए। क्रिमिनल एक्ट किया जाना चाहिए, यानी कोई ना कोई ओवर्ट एक्ट होना ज़रूरी है इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। प्री अरेंज प्लान भी होना चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बात नहीं है, तो आंसर है डी। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इस पार्ट में हम इतने ही MCQs करेंगे। आप देख सकते हैं MCQs जो पूछा है स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन से है। एसेंशियल्स को समझिए, सेक्शन नंबर्स को याद करिए, और जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिन्होंने कल रिक्वेस्ट की थी कि हिंदी में भी MCQs लाए, आप पॉज करके क्वेश्चंस को उसके एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बेनिफिट करेगा। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में दिया हुआ है, तो एक अपने रिवीजन के लिए आप इस वीडियोस को चाहें तो डाउनलोड करके अपने फोल्डर में सेव रखें, सो दैट आपको जब भी रिवीजन हो या आपका नेट नहीं चल रहा हो तो यहाँ पर आपके पास ये वीडियोज़ डाउनलोडेड होंगे, और आप जब भी चाहें तो एक रिवीजन के तौर पर आपके मोबाइल में ही रहेगा, तो आप एक रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।